सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम हरिहर काका पृष्ठ संख्या 2 के आखिरी अनुच्छेद से आरंभ करेंगे। ठाकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत है। धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुरबाड़ी की देखरेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति करती है। ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर ले आना है। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज़ बराबर गूंजती रहती है। गांव जब भी बाढ़ या सूखे के चपेट में आता है, ठाकुरबाड़ी के अहाते में तंबू लग जाता है। लोग और ठाकुरबाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्यौहार की शुरुआत ठाकुरबाड़ी से ही होती है। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता है। दिवाली का पहला दीप ठाकुरबाड़ी में ही जलता है। जन्म, शादी और जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम की जाती है। ठाकुरबाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते हैं। लोगों के खलिहान में जब फसल की दवनी होकर अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है, तब ठाकुर जी के नाम अंगून निकालकर लोग अनाज अपने घर ले जाते हैं। यहाँ लेखक कह रहा है कि उसके गांव में जो ठाकुरबाड़ी है उसके नाम पर 20 बीघे खेत है। ठाकुरबाड़ी में धार्मिक लोगों की एक कमेटी है, समिति है जो ठाकुरबाड़ी की देखभाल करती है। उनका चलाने का काम उनके जिम्मेदारी होती है, जो प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और पुजारी की नियुक्ति करती है, अर्थात काम में लगाती है। ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना करना है। जो लोग धर्म के मार्ग से हट गए हैं उनको रास्ते पर लाना है। ठाकुरबाड़ी में हर दिन भजन कीर्तन होते रहती है और इसकी आवाज़ गूंजती रहती है। गांव में जब भी कभी सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाता है, तो ठाकुरबाड़ी के अहाते अर्थात आंगन में तंबू लग जाता है और लोग आकर उसमें शरण लेते हैं। वहाँ के जो साधु संत है वहाँ तंबू के पास ही हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जब भी गांव में कोई त्यौहार होता है तो सबसे पहले लोग ठाकुरबाड़ी के यहाँ जाते हैं। जैसे कि होली में सबसे पहले गुलाल लगाने के लिए ठाकुरबाड़ी में जाते हैं। दिवाली का सबसे पहला दीपक जलाने के लिए भी ठाकुरबाड़ी के यहाँ जाते हैं। शादी हो, जन्म हो या जनेऊ धारण का अवसर हो, सबसे पहले जो भेंट दिया जाता है, उपहार दिया जाता है, वो ठाकुरबाड़ी जी के यहाँ दिया जाता है। जब फसल तैयार हो जाती है तो शुद्ध अनाज जिसकी जितनी हैसियत है वो निकालकर ठाकुरबाड़ी के लिए पहले रख देता है। उसके बाद ठाकुरबाड़ी के बाद वो अपने घर अनाज लेकर जाता है। कहने का अर्थ यही है कि ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव के लोगों में अपार श्रद्धा और विश्वास था। ठाकुरबाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है, मन और तन दोनों स्तर पर। कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुरबाड़ी में ही बिताते हैं। ठाकुरबाड़ी के साधु संतों का प्रवचन सुन और ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपना यह जीवन सार्थक मानने लगते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुरबाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं। उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। इस अनुच्छेद में लेखक कह रहा है कि ठाकुरबाड़ी के साथ गांव के अधिकतर लोगों का जो संबंध है, रिश्ता है, वो बहुत ही घना है, मन और तन दोनों तौर पे। कृषि कार्य अर्थात खेती बाड़ी से जो काम से समय जो बच जाता है, वे पूरा समय, बचा हुआ समय ठाकुरबाड़ी में ही बिताते। ठाकुरबाड़ी के साधु संत वहाँ पर जाकर प्रवचन करते। प्रवचन का अर्थ होता है भाषण देना या उपदेश देना। प्रवचन सुन ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपना जीवन सार्थक मानने लगते। गांव वालों को लगता कि हमारा जीवन धन्य हो गया। उन्हें ऐसा महसूस होता कि ठाकुरबाड़ी में प्रवेश करते ही उनके पिछले सारे पाप धुल गए हैं और वे पवित्र हो गए हैं।
परिस्थितिवश इधर हरियर काका ने ठाकुर बाड़ी में जाना बंद कर दिया है। पहले वह अक्सर ही ठाकुर बाड़ी में जाते थे। मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं भी ठाकुर बाड़ी में जाता हूँ, लेकिन वहाँ के साधु संत मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाते। काम धंधा करने में उनकी कोई रुचि नहीं। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जन हलवा पूड़ी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना आता है। यहाँ लेखक कह रहा है कि जो परिस्थिति बनी है, इस परिस्थिति के आधार पर जो हरियर काका है वे अभी फ़िलहाल के लिए ठाकुर बाड़ी जाना बंद कर दिए। पहले हरियर काका अक्सर ठाकुर बाड़ी जाते थे। मन बनाने के लिए लेखक भी कभी कभी ठाकुर बाड़ी चला जाता था, लेकिन लेखक को ठाकुर बाड़ी के जो साधु संत हैं वो थोड़े भी अच्छे नहीं लगते। उनकी लेखक की आंखों में वहाँ के साधु संत चुभने लगते थे। वो इसलिए क्योंकि वहाँ के साधु संत कोई काम धंधा नहीं करते। भगवान को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून अर्थात दोनों समय वह हलवा पूड़ी खाते और आराम से पड़े रहते थे। उनको कोई काम नहीं आता है, उनको बस एक ही काम आता है और वो है सिर्फ बात बनाना। हालांकि जो लेखक की सोच है वो बिल्कुल उचित है। मैं लेखक की सोच से बिल्कुल सहमत हूँ। हरियर काका 4 भाई है, सबकी शादी हो चुकी है। हरियर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सयाने हो गए हैं। 2 की शादियां हो गई है। इनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है। लेकिन हरियर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं। भाइयों में हरियर काका का नंबर दूसरा है। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की। लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहे, लेकिन बिना बच्चा जने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरियर काका ने इनकार कर दिया। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। यहाँ लेखक कह रहा है कि हरियर काका कुल 4 भाई है, सबकी शादी हो गई है। हरियर काका के अलावा सभी भाइयों के बच्चे हैं। सबसे बड़े और छोटे भाई के जो लड़के वो काफ़ी सयाने हो गए। उनमें से 2 की शादी भी हो गई है। एक तो पढ़ लिख कर शहर में क्लर्क का काम करने लगा है। लेकिन हरियर काका की अपनी कोई संतान नहीं है। हरियर काका अपने पूरे भाइयों में दूसरे नंबर पर आते हैं। उन्होंने 2 शादियां की थी औलाद के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश दोनों ही पत्नियां औलाद जन्म ही स्वर्ग सिधार जाती है, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है। लोगों ने तीसरी शादी की भी सलाह दी, लेकिन वे मना कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब मेरी उम्र ढलने लगी है और उनका जो मन है वह अब धार्मिक कामों में लगने लगा है, पूजा पाठ में लगने लगा है और वे अपने भाइयों को अपना परिवार समझकर जीवन आराम से व्यतीत करने लगे। हरियर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत है। प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बीघे पड़ेंगे। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर है, शायद इसलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं। यहाँ लेखक कह रहा है कि हरियर काका का जो परिवार है उनके पास कुल मिलाकर 60 बीघा खेत है। 1 बीघा में 1000 से कुछ ज़्यादा वर्ग मीटर जमीन होती है, अर्थात 1 स्क्वायर किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा का एरिया। सब भाई के हिस्से में 15 बीघे खेत पड़ेंगे। 4 भाई है, 60 बीघा है, तो सबके हिस्से में 15 ही पड़ेंगे और ये पूरा परिवार कृषि अर्थात खेती पर निर्भर है। शायद इसलिए अब तक संयुक्त परिवार जॉइंट फैमिली के रूप में अब तक जीते आ रहे हैं या चलते आ रहे हैं। हरियर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि हरियर काका की अच्छी तरह सेवा करें, समय पर उन्हें नाश्ता दें, किसी बात की तकलीफ ना होने दें। कुछ दिनों तक वे हरियर काका की खोज खबर लेती रही, फिर उन्हें कौन पूछने वाला। ठहर चौका लगाकर पंखा झलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। हरियर काका के आगे तो बची खुची चीज़ें आती। कभी कभी तो हरियर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता। यहाँ लेखक कह रहा है कि हरियर काका के जो तीनों भाई हैं वो उन्होंने अपनी पत्नियों को यह सिखा के रखा था कि हरियर काका के अच्छे से सेवा करें।
समय पर उन्हें नाश्ता दे, खाना दे, किसी बात की उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उनकी पत्नियों ने कुछ दिन तक ऐसा किया। उसके बाद कौन उनकी खबर लेने वाला था। अपना घर का काम कर कर अपने मर्दों को अच्छा खाना खिलाती और हरियर काका को बचा हुआ खाना खिलाती। कभी कभी तो हरियर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता। अगर कभी हरियर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वह मुसीबत में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी कोई उन्हें पानी देने वाला तक नहीं। सभी अपने कामों में मशगूल। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या धमा चौकड़ी मचाते। मर्द खेतों पर गए रहते। औरतें हाल पूछने भी नहीं आती। दलान के कमरे में अकेले पड़े हरियर काका को स्वयं उठकर अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करनी पड़ती। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद कर करके हरियर काका की आंखें भर आती। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई थी और फिर एक दिन तो विस्फोट हो ही गया। उस दिन हरियर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई। उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव आया था। उसी के आगमन के उपलक्ष्य ये 2-3 तरह की सब्जी बच के चटनी रायता आदि बने थे। बीमार से उठे हरियर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, जिसके बहाने उन्हें अच्छी चीज़ें खाने को मिलने वाली थी। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुई। सबों ने खा लिया, उनको कोई पूछने तक नहीं आया। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलिहान में चले गए। दवनी हो रही थी। वे इस बात के प्रति निश्चिंत थे कि हरियर काका को तो पहले ही खिला दिया गया होगा। इस अनुच्छेद में लेखक कह रहा है कि अगर कभी हरियर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वो मुसीबत में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार के होते हुए भी वे खुद को अकेला पाते। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या हुड़दंग मचाते। मर्द, जो घर के मर्द है, वे खेतों में काम करने गए हुए थे और औरतें जो थी वे उनको पूछने वाली तक नहीं थी। बेचारे हरियर काका को अपनी ज़रूरत की चीज़ें खुद ही करनी पड़ती। ऐसी स्थिति में वे अपनी पत्नियों को याद करते और याद करते करते वे रो भी देते थे। ये वही पल है जब हरियर काका को अपने भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत हुई थी। एक दिन उनका जो सब्र है वह टूट जाता है। घटना कुछ ऐसी है कि जो भतीजा शहर में क्लर्क का काम करता है, उसका मित्र गांव आया हुआ रहता है। उसके आने के खुशी में घर में 2-3 तरह की सब्जियां, चटनी, रायता बना हुआ रहता है। हरियर काका बीमारी से ठीक हुए होते हैं और उनको कुछ अच्छा भोजन करने का मन करता है। वो मन ही मन अपने भतीजे के मित्र की तारीफ करते हैं कि अच्छे समय पर आया है और उसके वजह से उन्हें अच्छा खाना खाने को मिलने वाला था, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब खा लिए। उनके भाई खाकर खेतों में भी चले गए, लेकिन इन्हें कोई पूछने तक नहीं आया। और उधर भाइयों को लग रहा था कि हरियर काका को पहले ही हमारी पत्नियों ने खाना खिला दिया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।